ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या पूछा है, क्या डेटा दिया है। टू सिम्युलेट इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड एन एटमोस्फियर फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, a finance faculty of management school decided to hold special seminars on 4 contemporary topics. Leasing, portfolio management. Leasing is one of the topic, portfolio management is another, a private mutual fund is the third topic, and equity research is the fourth topic. Such seminars should be held once per week in the afternoon. However, scheduling these seminars one for each topic and not more than one seminar afternoon has to be done carefully so that the number of students unable to attend kept to the minimum. Students unable to attend यानी कि absentees जो है वो minimum रखने हमको. A careful study indicates that the number of students who can not attend a particular lecture on a specific day is as follows. तो यहाँ पर उन्होंने जो डेटा दिया है वो डे वाइज, टॉपिक वाइज डेटा दिया हुआ है ऑफ एब्सेंटीज, नंबर ऑफ एब्सेंटीज है, नॉट एबल टू अटेंड, अनएबल टू अटेंड का डेटा है. यानी कि अगर आपने लीजिंग का लेक्चर मंडे को शेड्यूल किया तो 50 स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट. उसी को अगर आपने ट्यूसडे को कंडक्ट किया तो 40 विल बी नॉट बी एबल टू अटेंड, 60, 30 एंड 10. तो फ्राइडे को नॉट एबल टू अटेंड यानी कि एब्सेंटीज मिनिमम है, यानी कि अटेंडेंस मैक्सिमम है. अगर एब्सेंटीज कम होंगे तो अटेंडेंस ज्यादा होगा, एब्सेंटीज ज्यादा होंगे तो अटेंडेंस कम होगा. इस बात को समझना है, ठीक है. सो और एक और चीज कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टॉपिक्स जो है वो 4 है और डेज जो है वो 5 है, ठीक है. सो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने से पहले एज ऑलवेज वी विल फर्स्ट चेक फॉर द बेसिक कंडीशंस वेदर द प्रॉब्लम इज अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम और नॉट. तो हमेशा इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जो वेरिएबल्स जो दिए हैं क्वेश्चन में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट अनेबल टू अटेंड, यानी कि एब्सेंटीज का डिटेल दिया हुआ है. और एब्सेंटीज जो है हमारा क्या मोटो होगा, एब्सेंटीज को हमें मिनिमम रखना है कि मैक्सिमम रखना है. तो ऑब्वियसली एब्सेंटीज को हम लोगों को मिनिमम रखना है. हम लोग को इस तरीके से लेक्चर्स कंडक्ट करने के एब्सेंटीज मिनिमम रहे ताकि अटेंडेंस जो वो मैक्सिमम रहे. सो जो भी वैल्यूज यहाँ पर दिए है वो हमको मिनिमम पॉसिबल करने हैं. दैट मीन्स इट इज अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम, ठीक है. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर इस वाले एस्पेक्ट पे कि ये एक मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम है. सेकेंडली जो दूसरा कंडीशन है वो क्या होता है कि द गिवन प्रॉब्लम शुड बी अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम. तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है कि नहीं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं. हाँ, तो आई एम कमिंग टू द सेकंड कंडीशन. आई हैव नॉट येट टॉक्ड अबाउट सेकंड कंडीशन. अभी मैंने सिर्फ पहली कंडीशन के बारे में बात करी है. सेकंड कंडीशन क्या है, द गिवन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम. तो आपको अभी चेक करना है कि क्या ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या नहीं. और कोई भी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं ये कैसे पता चलता है, आप कंपेयर करते हो उसके रो और कॉलम्स को. इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स तो आप उसको एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं. तो इस वाले प्रॉब्लम में जब आप देखेंगे तो कॉलम्स जो है वो 4 है. कॉलम्स यानी कि जो टॉपिक्स है वो 4 है, लीजिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्राइवेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी रिसर्च. जबकि डेज टू कंडक्ट लेक्चर कि भाई हम इन कॉलम्स के लेक्चर कब कंडक्ट करेंगे वो हमारे पास 5 है. सो वी हैव गॉट 5 days टू कंडक्ट लेक्चर, बट टॉपिक्स हमारे पास सिर्फ 4 है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि रो आर 5 एंड कॉलम्स आर 4. सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम. हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा है, एक टॉपिक कम है. तो इतना तो श्योर है कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे एवरीडे लेक्चर नहीं ले पाएंगे. किसी एक दिन पे हमको लेक्चर नहीं रखना है, कैंसिल, मतलब किसी एक दिन पे हम लोग हॉलीडे रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे पास उतने लेक्चर्स नहीं है, उतने टॉपिक्स नहीं है डिस्कस करने के लिए. बट हमको ये डिसाइड करना है कि इन 5 में से कौन से दिन पर लेक्चर नहीं होगा वो हमको डिसाइड करना है. क्योंकि हमको इस तरीके से डेज डिसाइड करने हैं टॉपिक्स के लिए, असाइन करने हैं कि एब्सेंटीज मिनिमम रहे, अटेंडेंस मैक्सिमम रहे, ठीक है. सो द गिवन प्रॉब्लम इज एन अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम. तो पहली बार हमारे सामने एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आया है. अभी तक के जो 2 इलस्ट्रेशन हमने किए थे वो दोनों के दोनों बैलेंस्ड ही थे. तो हम लोग को उसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स नहीं करने पड़ते थे, डायरेक्टली उसको हम लोग सॉल्व करने लग जाते थे रो मिनिमम कॉलम मिनिमम करके. बट यहाँ पे हमारे सामने एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द गिवन प्रॉब्लम इज एन
अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देयरफॉर बैलेंसिंग इट बाय एडिंग अब देखो क्या है, हमको एक बैलेंस प्रॉब्लम चाहिए होगा इन ऑर्डर टू अप्लाई द एल्गोरिदम ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, अदरवाइज वो अनबैलेंस प्रॉब्लम हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको बैलेंस करने के लिए अभी ये 5x4 का मैट्रिक्स है, तो हमको इसको 5x5 का मैट्रिक्स बना के इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो क्या कम पड़ रहा है, एक कॉलम कम पड़ रही है। रो तो हमारे पास 5 है बट कॉलम हमारे पास 4 ही है, तो हमको एक कॉलम ऐड करनी होगी सो दैट ये एक 5x5 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास कॉलम में क्या है, 4 सब्जेक्ट्स है, तो एक सब्जेक्ट हमारे पास कम है और हम एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो लेके नहीं आ सकते हैं, बट हम लोग को एक कॉलम तो ऐड करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द गिवन प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डमी कॉलम ऐड कर देंगे। So as to make the given problem a balanced problem, we'll have to add a dummy column, so that now we'll have 5 columns along with 5 rows and that will make a 5x5 matrix। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक डमी कॉलम जैसे मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा ये एक 5x5 का बैलेंस्ड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये मैं यहीं पर आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा प्रॉब्लम वापस से यहाँ पर लिखना है और उसके बाजू में एक डमी कॉलम बनाना है। ये लाइक यू टू शो द वर्किंग दैट यू हैव बैलेंस्ड द प्रॉब्लम। तो करना क्या है, ये पूरा चीज वापस यहाँ पर लिखना है और उसके बाजू में जैसे मैं अभी डमी कॉलम ऐड कर रहा हूँ वैसे आपको डमी कॉलम ऐड कर देना है, दिखाने कि हमने इसको बैलेंस किया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डमी कॉलम मैंने ऐड कर दिया। अब क्योंकि ये एक नॉन एग्जिस्टिंग टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, कोई एब्सेंटेज का रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, बट हमको वैल्यूज तो कुछ ना कुछ डालने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे इस कॉलम के सारे सेल्स में जो भी वैल्यूज है वो हम लोग 0 कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो जो भी हम लोग कोई भी डमी रो या कॉलम ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, तो आपको उसके अंदर के जो भी वैल्यूज है वो सारे के सारे जीरोज ही कंसिडर करना है। So now we have got a 5x5 का matrix with zeros in the dummy column, but the given problem is finally balanced and at least we can now apply the algorithm of assignment problem। तो now अब यहाँ से ये एक additional step करने के बाद अब हम लोग इसको एक ordinary problem की तरह solve कर सकते हैं। तो जो पहला step था वो क्या था, रो मिनिमम, तो वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रो मिनिमम करने के लिए क्या है, आपको देखना है यहाँ पर कि हर एक रो में मिनिमम नंबर सिलेक्ट करके आपको उसको उस रो के सारे नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे रो में मिनिमम नंबर 0 ही आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस डमी कॉलम। अब देख रहे हैं डमी कॉलम जो हमने ऐड किया है जिसमें सारे वैल्यूज हमने 0 लिए, जिसकी वजह से हुआ क्या है, सारे रो में एक एक 0 आ चुका है ऑलरेडी। अब एक एक 0 हर रो में आ चुका है, यानी कि हर एक रो में मिनिमम वैल्यू जब भी आप ढूंढेंगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। और जब 0 मिनिमम वैल्यू होता है तो आप लोग को पता है कि बाकी के वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 50 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 50 रहने वाला है, 40 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 40 रहेगा, 60 माइनस 0 भी 60 रहेगा एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि आप रो मिनिमम करने भी जाएंगे तो एज इट इज ये का यही मैट्रिक्स नीचे उतर के आएगा, कोई भी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं, कॉलम मिनिमम करते हैं। सो क्योंकि रो मिनिमम का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला है, बिकॉज ऑल द रोज हैव गॉट 1 zeros एंड वही 0 मिनिमम वैल्यू कंसिडर होकर के रो मिनिमम होगा और सारे के सारे वही वैल्यूज एज इट इज निकल के आएंगे। तो इसलिए हम लोग रो मिनिमम कर ही नहीं रहे यहाँ पे, बिकॉज उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग अब सीधा करेंगे कॉलम मिनिमम। ठीक है, कॉलम मिनिमम इसी वाले मैट्रिक्स के ऊपर कॉलम मिनिमम करेंगे, क्योंकि रो मिनिमम करते तो यही मैट्रिक्स रो मिनिमम में बन करके आता और उसके बाद हम लोग कॉलम मिनिमम करते। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर कॉलम मिनिमम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैंने रो मिनिमम क्यों नहीं किया है, क्योंकि हर एक रो में ऑलरेडी एक 0 था। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप करके भी देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई यही पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है रो मिनिमम में आया है। ठीक है, अब हम लोग कॉलम मिनिमम कर रहे हैं, तो हर एक कॉलम में मिनिमम वैल्यू देख करके उस वैल्यू को उस कॉलम के सारे वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले वाले कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है, 10 को उस कॉलम के बाकी सारे वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 50 में से 10 गया,
40, 40 में से 10 गया 30, 50, 20 एंड देन 0। ठीक है, सेकंड कॉलम के लिए भी यही करना है। मिनिमम वैल्यू क्या है, 20 है, सब में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 40 माइनस 20 20, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 20 0। तीसरे कॉलम में भी आपको मिनिमम वैल्यू देख लेना है, 10 है, सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आएगा आपका वैल्यू इज 50, 30, 20, 10 एंड देन 0। फोर्थ कॉलम में मिनिमम वैल्यू 20 है, तो वैल्यूज जो होंगे वो 0 0 10 0 10 10। और लास्ट कॉलम में तो सारे ही वैल्यू 0 है, तो आप मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करके उसमें वो सब में सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, वो 0 का 0 ही रहने वाला है। तो फाइनली कॉलम मिनिमम हमने कर लिया है। कॉलम मिनिमम करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, वी गो फॉर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट बाय ड्रॉइंग लाइंस। अब लाइंस के रूल क्या है, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना सकते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनाने हैं टू कैंसिल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस। फाइनली एक भी जीरो अनकैंसल्ड नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो पहला लाइन बनाएंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑब्वियसली हम लोग ये लास्ट वाले कॉलम को कैंसिल करके बनाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन में वी आर एबल टू कैंसिल 5 zeros एट अ टाइम। तो ऑब्वियसली पहला लाइन तो यहीं पर बनेगा। अब उसके बाद सेकेंड लाइन बना रहे हैं, क्या कहीं और पे ऐसा 5 0 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या कहीं पर 4 zeros एक साथ कैंसिल हो पा रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। क्या कहीं पर 3 0 एक साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो यस हो रहा है। ये लास्ट वाला रो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो आई कैन कैंसिल 3 zeros एट अ टाइम, 1 2 3। यहाँ पर ऑलरेडी कैंसल्ड जीरो को हम लोग फिर से काउंट नहीं करते, वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, बट 3 अनकैंसल्ड जीरो थे जिसको हमने एक ही बार लाइन बना के कैंसिल किया है। अब और जीरोस भी बचे, क्या कहीं पर हम लोग फिर से 3 जीरोस कैंसिल कर पा रहे हैं क्या, नहीं। क्या कहीं पर 2 जीरोस कैंसिलेबल है, तो हाँ 2 जीरोस कैंसिलेबल है। अगर मैं ये इस तरीके से रो को कैंसिल करूँ तो आई कैन कैंसिल 2 zeros एट अ टाइम, तो मैंने कर दिया। क्या कहीं पर और भी 2 जीरोस कैंसिल हो पा रहे हैं क्या, नहीं। एक्चुअली अब सिर्फ एक ही जीरो बचा है, तो उस एक जीरो को कैंसिल करने के लिए हम लोग को एक लाइन बनाना ही पड़ेगा, तो हमने एक और लाइन बना के इसको भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, कोई इसको वर्टिकल भी बना सकता था। लाइनिंग प्रोसेस में वेरी, और उसके बाद उसकी वजह से उसके बाद का मैट्रिक्स भी आपका थोड़ा अलग हो सकता है एक दूसरे से, बट अनलेस एंड अनटिल आपने रूल को फॉलो किया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका आंसर सही ही आएगा। ठीक है, कॉलम मिनिमम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग लाइंस क्या काउंट करेंगे कि इतना लाइन चाहिए था, उतना लाइन मिला क्या। तो हम लोग को कितना लाइन चाहिए था वो डिपेंड करता है हमारे मैट्रिक्स ऑर्डर के ऊपर। तो हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, 5x5 का मैट्रिक्स ऑर्डर है, मतलब वी रिक्वायर मिनिमम 5 लाइन्स। जबकि हमारे पास कितनी लाइन बची है, 1 2 3 4 ही लाइन है। तो m इज नॉट इक्वल टू n यानी कि नंबर ऑफ लाइन, देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, हमको कम से कम 5 लाइन चाहिए थी, बट हमको 4 ही मिली है, तो ये एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो जब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है ये पता चलता है, तो हमको उसको रीइटरेट करना पड़ता है। रीइटरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो अनकवर्ड एरिया है उसमें से हम लोग मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, यानी कि 30 10 30 10 20 10 10 10, उसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है। इस 10 का क्या करना है, जहां पर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है वहां पर ये 10 को ऐड करना है, जो अनकवर्ड नंबर है वहां से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, और जहां से सिंगल लाइन गई है वहां पे कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज सेम रहेंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग दिस रूल विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसको करते हैं 40, ये तो पूरा सिंगल लाइन गया है तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है, वैल्यू सेम रहेंगे। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, क्या हो रहा है। ओके, 40 20 50 0, और लास्ट वाले में 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वहां पे 10 को ऐड कर देंगे, तो 0 + 10 10 हो गया। फिर सेकेंड रो पूरा अनकवर्ड है तो वहां से 10 को माइनस करेंगे, तो 30 - 10 20, 10 - 10 0, 20 0। अब लास्ट वाले 0 से सिंगल लाइन पास हो रही है तो वहां पे कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। फिर थर्ड रो में से भी सिंगल लाइन पास हो रहा है तो उनमें भी कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज रहेंगे, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वैल्यू, क्योंकि वहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट हुए तो वहां पे 10 को ऐड कर दिया जाएगा, 0 + 10 10 हो गया वहां पे। फिर फोर्थ रो में अनकवर्ड है तो वहां पे आपको 10 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 20 - 10 10 0
0 0 और सिंगल लाइन पास हुआ है तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी सिंगल लाइंस जा रही है तो सेम नंबर्स रहेंगे, बट लास्ट वाले में इंटरसेक्ट हुआ है तो 10 ऐड हो जाएगा और 0 + 10 10। अब हमारे पास एक नया मैट्रिक्स तैयार होकर आ चुका है जिसके ऊपर हम लोग फिर से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं। तो लाइंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम जीरोस कहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं वहां पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक साथ में क्या कहीं पर 5 जीरोस कैंसिल हो पा रहे हैं क्या? तो 5 जीरोस तो कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या कहीं पर 4 जीरोस एक साथ कैंसिल हो रहे हैं? हाँ, तो 4 जीरोस यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। इस कॉलम को कैंसिल करूँ तो 4 जीरो कैंसिल हो रहा है। फिर से यहाँ पर भी मैं अगर एक कॉलम कैंसिल करता हूँ तो आई कैन कैंसिल 4 जीरोस एट अ टाइम। तो जब 4 जीरोस कैंसिल करने की पॉसिबिलिटी होती है तब हमको 3 या फिर 2 जीरो के पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले उस 4 जीरो वाले लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहीं और पे 4 जीरो कैंसिल हो पा रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। क्या कहीं पर 3 जीरो एटलीस्ट कैंसिल हो रहे हैं? तो वो सिचुएशन भी नहीं है। क्या कहीं पर 2 जीरोस कैंसिल हो रहे हैं? हाँ, 2 जीरोस कैंसिल होने के सिचुएशंस दिख रहे हैं हम लोग को। यहाँ पे आप ये वाला रो कैंसिल करेंगे तो आप 2 जीरो एक साथ कैंसिल कर पा रहे हैं। क्या कहीं और भी 2 जीरो कैंसिल हो रहा है? तो हाँ, यहाँ पर भी आप इस रो को भी कैंसिल करेंगे तो अगेन यू कैन कैंसिल 2 जीरोस एट अ टाइम। अब उसके बाद एक ही जीरो यहाँ पर बचा है जिसको हम लोग अनकैंसल्ड छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, फाइनली ऑल द जीरोज आर कैंसल्ड और हम लोग ने कोई भी लाइन वेस्ट नहीं करी है। हर बार हम लोग ने ज्यादा से ज्यादा जीरोज एक साथ कैंसिल करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइंस को काउंट करेंगे। हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर यानी कि m जो है वो 5x5 है और लाइंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 लाइन भी 5 हो गए फाइनली। सो m = n, therefore it is an optimum सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनली हमको एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल चुका है एक इटरेशन करने के बाद। जैसे हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलता है हम उसको वापस से लिख लेते हैं। 40 20 एज इट इज हमको लिखना है क्योंकि हमको फाइनली इसमें असाइनमेंट करना है। उसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी थी। 20 0 0 0 0 50 20 20 0 0। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, एज इट इज उस मैट्रिक्स को वापस से लिख रहा हूँ, ये वाले मैट्रिक्स को। अब असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट का रूल तो आप लोग को पता ही है, यू हैव टू लुक फॉर यूनिक जीरोज रो वाइज फर्स्ट एंड देन इफ अगर अलोकेशन नहीं कर पा रहे, असाइनमेंट नहीं कर पा रहे तो कॉलम वाइज जाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि हमको रो वाइज में असाइनमेंट ना मिला हो और हमको कॉलम वाइज जाना पड़े। हावेवर ऐसे प्रॉब्लम हमको आगे करने को मिलेंगे, बट अभी इस वाले प्रॉब्लम में देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। फर्स्ट रो की बात करें तो हमको यूनिक जीरो मिल गया है, यहाँ पर अकेला है ये जीरो, तो यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया और इसके लाइन में जितने भी और जीरोज होंगे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। सेकेंड रो में आते हैं तो सेकेंड रो में देखिए 2 जीरोज है एक्टिव, पहले 3 थे, एक कैंसिल हो गया, बट उसके बाद भी 2 और है। तो जब तक यूनिक नहीं है हम वहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो फॉर नाउ वी विल स्किप दैट सेकेंड रो एंड वी विल मूव ऑन टू द थर्ड रो। तीसरे रो में आप देख सकते हैं पहले 2 थे लेकिन एक कैंसिल हो गया, तो अभी अकेला एक ही एक्टिव जीरो है, तो हम वहाँ पर असाइनमेंट कर सकते हैं और उसकी लाइन में जितने भी और जीरो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये किया तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला रो जो हमने फिलहाल स्किप किया था क्योंकि वहां पे 2 जीरोस एक्टिव थे, अब वहां पे एक और कैंसिल होने के बाद ये यूनिक हो गया है, तो हम वहां पर अब असाइनमेंट कर सकते हैं और उसकी लाइन में जितने भी और जीरोस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। कमिंग टू द फोर्थ रो नाउ, तो वहां पर देखिए आप पहले 4 जीरोस थे, उसमें से 3 कैंसिल हो गए, अब ये यूनिक हो गया है तो वहां पे हम असाइनमेंट कर सकते हैं और उसकी लाइन में जो भी जीरो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड देन फाइनली फिफ्थ वाले रो में भी एक से ज्यादा जीरोस थे बट बाकी के जीरोस कैंसिल हो गए और ये जीरो अब अकेला बचा है, यूनिक है, तो असाइनमेंट पॉसिबल है, तो हमने वहां पे असाइनमेंट कर दिया। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या आपने असाइनमेंट सही से किया है, हमको नंबर ऑफ असाइनमेंट काउंट करने हैं, दैट शुड बी इक्वल टू आवर मैट्रिक्स ऑर्डर। हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर 5 है तो हमारे असाइनमेंट भी कम से कम 5 होने चाहिए, जो कि है, तो हमारा असाइनमेंट सही हुआ है, कोई गलती हमने नहीं की है इसमें। फाइनली जो आखिरी स्टेप है वो क्या है, हमको इसको सही से टैबुलेट करना है क्योंकि ऐसा वाला इटरेशन हम लोग किसी को देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि हमने क्या किसको असाइन किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला वाला कॉलम जो होगा वो डेज का होगा, दूसरा वाला कॉलम टॉपिक
और तीसरा वाला कॉलम एब्सेंटीज का होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, है ना। तो डेज में क्या है, देयर आर 5 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब कौन सा सब्जेक्ट किसको असाइन हुआ है, इसके ऊपर मैं जरा से ये सब्जेक्ट का वो डाल देता हूँ। ये लीजिंग है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये प्राइवेट म्यूचुअल फंड है, और ये इक्विटी रिसर्च है, एंड देन ये डमी है। ठीक है, तो ओके, तो मंडे को कौन सा वाला सब्जेक्ट असाइन हुआ है, मंडे को फर्स्ट रो को इक्विटी रिसर्च असाइन हुआ है, ट्यूसडे को डमी असाइन हुआ है, वेडनेसडे को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट असाइन हुआ है, थर्सडे को प्राइवेट म्यूचुअल फंड असाइन हुआ है, थर्सडे का हो गया, फ्राइडे का लीजिंग असाइन हुआ है। ठीक है, तो कौन से दिन पे कौन सा लेक्चर कंडक्ट करना है ये पता चल चुका है। अब यहाँ पर एब्सेंटेज का भी डिटेल लिख लेते हैं। तो मंडे को इक्विटी रिसर्च अगर कंडक्ट करेंगे तो कितने स्टूडेंट्स अनेबल टू अटेंड है, वो है 20, टेबल से मिल गया हमको। ट्यूसडे को डमी है तो वो तो 0 है। वेडनेसडे को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर रखेंगे तो 20 स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू अटेंड। थर्सडे को अगर आप प्राइवेट म्यूचुअल फंड रखते हैं तो 30 स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू अटेंड। फ्राइडे को लीजिंग रखेंगे तो 10 स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू अटेंड। इन सब का टोटल ले लेंगे तो आएगा 70। ये मिनिमम एब्सेंटीज है। आप इसके अलावा और कोई भी टाइम टेबल बनाएंगे तो आपके एब्सेंटीज जो है वो इससे ज़्यादा ही होंगे और अटेंडेंस कम हो जाएगी। तो अगर आपको मैक्सिमम अटेंडेंस रखना है, मिनिमम एब्सेंटीज रखने हैं, तो आपको इसी तरीके से टाइम टेबल बनाना होगा। और जो हमारा क्वेश्चन था कि 5 में से वो कौन सा दिन है जिस दिन पे कोई भी लेक्चर कंडक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो है हमारा ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे को डमी असाइन हुआ है। इसका मतलब ट्यूसडे को कोई लेक्चर कंडक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि डमी जैसा कोई टॉपिक है ही नहीं। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को लेक्चर लेना है और इस टाइम टेबल के हिसाब से लेक्चर लेना है। ठीक है, आई होप आप लोग को सोल्यूशन समझ में आ गया है। इसको अच्छे से नोट कर लो, कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो लेट मी नो।